नमस्कार। 2030 के इस भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। दरअसल हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ते रहते हैं और उनसे चर्चा यही रहती है कि आखिर भारत देश को मिले सतत विकास लक्ष्य जो है वो कैसे हासिल हो पाएंगे। तो आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से जावेद अली खान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद जी जी जी। सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा मेरे जहन में उठता है, वो ये है कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो 17 है कुल मिलाकर, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख लक्ष्य हैं जैसे शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। ये 3 ऐसे बेसिक लक्ष्य हैं जो भारत देश के लिए बहुत अहम है। अब अगर मैं गरीबी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप उत्तर प्रदेश को 2030 तक कहां देखेंगे गरीबी के मामले में? देखिए, गरीबी दूर करना जी हर सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। ईमानदारी के साथ उसके लिए प्रयास करने चाहिए सरकारों को भी और अन्य लोगों को भी जो देश को के अंदर समरसता, बराबरी और अच्छी स्थिति लोगों की देखना चाहते हैं, उन सब का ये लक्ष्य होना चाहिए। सरकारें अपने अपने एंगल से इसके लिए प्रयास करती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकारों द्वारा किए गए प्रयास, दावे तो उनके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जमीन पर वो इतने अधिक होते नहीं हैं जितने दावे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि 2030 की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कुछ उसमें जो वर्तमान स्थिति है उससे स्थिति कोई उसके विपरीत होने वाली है, क्योंकि लक्ष्य तय करना एक अलग बात है और उसके लिए ईमानदाराना प्रयास करना एक अलग बात है। मैं समझता हूं कि जब तक संपत्ति का या धन का कुछ हाथों में केंद्रीयकरण होता रहेगा, तब तक गरीबी सही मायनों में दूर नहीं हो सकती और बराबरी और समरसता का जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं वो करने में परेशानी होगी। तो मुझे 2030 तक कोई बहुत ज्यादा बदलती हुई तस्वीर नजर इस फील्ड में नहीं आ रही। सर, आपने दो ये चीज कही कि लक्ष्य तय करना अलग बात है और उन चीजों को लागू करना अलग बात है, ग्राउंड लेवल पर काम करना अलग बात है। जाहिर सी बात है क्योंकि 2030 के लक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखते हैं तो चीजें कुछ खास बेहतर दिखाई नहीं देती है। हालांकि जैसा आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी और सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, इस चीज में बिल्कुल कोई भी बैर नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, हाल फिलहाल में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंपेन लॉन्च किया था, जीरो पावर्टी कैंपेन। उनका कहना है कि उनका ये लक्ष्य 2025 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का, जीरो पावर्टी करने का। तो आपको क्या लगता है कि 2025 तक जो सरकार का ये लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का खासतौर पर, वो सफल हो पाएगा? इस पे आप क्या विचार है? देखिए, सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, जब तक हम देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस स्थिति से हम उबरने की स्थिति में हैं। बहुत से कारण हैं, उसके राजनीतिक कारण भी हैं। उस मामले को कंटिन्यू रखने के लिए राशन की जो सप्लाई है, और दूसरे कारण ये भी है कि वास्तव में गरीबी है भी। तो अब वो किन्हीं कारणों से हम उस स्कीम को बंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब तक इतने बड़ी संख्या में हम लोगों को मुफ्त राशन देंगे, तब तक हम माने या ना माने, लेकिन ये बात सिद्ध होती है कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारे समाज का बड़ा तबका बहुत ज्यादा गरीबी के स्तर पर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस स्थिति से हम उबर पाएंगे। जी, एक पहला जब मैंने सवाल किया था तो आपने कहा था कि संपत्ति और धन कुछ हाथों में अगर केंद्रित रहेगा तब तक कुछ भी ऐसा खास नहीं हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी कि संपत्ति और धन किन हाथों की आप बात कर रहे हैं?
मैं जो बड़े पूंजीपति हैं, इजारेदार हैं, जो भारत के संसाधनों पर, भारत की संपत्ति पर, भारत के धन पर लगातार जिनकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही है, डेमोक्रेसी के अंदर, समाजवाद के अंदर, क्योंकि हमारा देश जो है वो संवैधानिक तौर पर समाजवाद का संकल्प लेता है और समाजवादी व्यवस्था कायम करने की बात करता है, जिसके अंदर बराबरी होगी, जिसके अंदर बहुत सारे अधिकार होंगे लोगों के, सबकी हिस्सेदारी होगी देश के डेवलपमेंट में। वहां संसाधनों पर कुछ खास लोगों का या एक खास वर्ग का, जो बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं, उनका लगातार पकड़ उनकी मजबूत होती चली जा रही है और जनता की पहुंच से प्राकृतिक संसाधन और दूसरे संसाधन दूर होते चले जा रहे हैं और वो फिर उसकी कीमत वसूल करते हैं। जिन लोगों के पास वो संसाधन हो जाते हैं उसके उपयोग के लिए या उसका बंटवारे के लिए, वो फिर उसकी मनचाही कीमत वसूल करते हैं। तो मैं समझता हूं ये स्थिति गरीबी दूर करने के लिए या बराबरी लाने के लिए, समरसता लाने के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। जब भी हम गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति अगर देखें तो बेरोजगारी है, अगर और इस लेवल पे है, और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं काफी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी फैसिलिटी मिले तो वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी का अगर हम स्तर देखें तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की ये शिकायत है, वहां पर हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हुई, उनसे ये पता चला कि उनका ये कहना है कि शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें, वहां के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां के लोगों का की जो काम करने की शक्ति है, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ना वहां पे रोजगार है, ना वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ना फैक्ट्रीज आ रही हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो लोगों का कहना है कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, कभी भी किसी भी सरकार ने इस राज्य के ऊपर या इन राज्य के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास की स्थिति है या बाहर के उद्योग आना का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि जितना बेहतर स्थिति समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान थी, इतनी आज नहीं है। आप जितनी भी इंडस्ट्री नोएडा में नई इंडस्ट्री देखते हैं, वो सब अखिलेश यादव जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे उसी दौरान की आई हुई है। और पहले कार्यकाल में मानते हैं जावेद अली खान जी, क्योंकि नोएडा तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। नोएडा के अलावा अगर हम और भी सिटीज की बात करें तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, लोग पलायन करके नोएडा चले जाते हैं। नहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग नोएडा में आकर के रोजगार तलाशते हैं तो उसको पलायन की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक स्थानों पर नए नए उद्योग लगे थे और हमने बहुत कोशिश की थी कि कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार के दौरान बढ़ावा दिया गया था। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पहले कार्यकाल में जो वर्तमान सरकार है, उसका जो पहला कार्यकाल था, उसमें पूरे कार्यकाल में उन्होंने जितने भी उद्घाटन और फीते काटे थे, वो समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान जो चाहे उद्योग शुरू किए गए हों और दूसरे विकास की गतिविधियां नहीं हो, उनके ही इन्होंने पहले कार्यकाल में फीते काटे थे। और इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टर्स मीट की हैं, उनमें आज तक कुछ भी नतीजा हासिल नहीं हुआ। जब वो मीट होती है तब बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ और विदेशी कंपनियों के साथ, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती है। बस सवाल यही उठता है कि सर देखिए, अगर डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ तो फिर जनता ने चुना क्यों नहीं दोबारा? देखिए, जनता के चुनने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको नाम याद होगा, मणिपुर में एक शर्मिला इलोम है, जो वहां जो कानून लगा हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने कितनी लंबी भूख हड़ताल की थी और कितना व्यापक उनके लिए लोगों का समर्थन होता था। लेकिन जब वो चुनाव में गई तो उन्हें 300 कुछ वोट मिले थे एक एमएलए का चुनाव लड़ने के वक्त पे, जबकि बहुत लोकप्रिय वहां की शख्सियत रही थी। तो चुनाव के दौरान बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे
अब दिल्ली में जब सरकार बनती है या पिछले लोकसभा के चुनाव में जो विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत हुई और अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना था? उसका कहना यह था कि भ्रम पैदा कर दिया। तो अपोजिशन में रह करके तो दूसरी पार्टियां भ्रम पैदा करती हैं, तो सरकार में रहने वाली पार्टी किस हद तक भ्रम पैदा कर सकती है वो आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अकेला विकास फैक्टर नहीं होता है। लेकिन सर मेन अगर मैं कहूँ तो फैक्टर तो विकास ही होना चाहिए। अगर बहुत से मुद्दे हो जाते हैं बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं आपकी कि चुनाव के वक्त विकास को मद्देनजर रखा जाना चाहिए और बुनियादी मुद्दा जो है वो विकास ही होना चाहिए चुनाव का। लेकिन अब ये मंदिर मस्जिद के सवाल कहाँ लेकर के जाएंगे, और फिर जिस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं को मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, जो रस्सी का सांप बनाया जाता है, सांप की रस्सी बनाई जाती है, ये सारी चीजें भी बहुत। बस वही है ना कि पार्टियां समझती नहीं है कि जनता को भी एक वक्त पर समझ आएगा, जनता मूर्ख नहीं है। एक बार धोखा हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तीसरी बार तो समझ जाएगी जनता, और जहां उनको सही लगेगा उसी डायरेक्शन में जाएगी। जी दामिनी, तीसरी बार में काफी कुछ समझी है जी। काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है हालांकि इस बार सर, और विकास खैर जाहिर तौर पर एक मुद्दा होना चाहिए, और विकास के साथ साथ एक और मुद्दे पर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगी, शिक्षा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो चुनाव के पहले प्रचार प्रसार होता है, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकारों द्वारा, उसमें कहीं भी शिक्षा को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी जानी चाहिए। हालांकि एक लक्ष्य हमारा शिक्षा भी है कि 2030 तक भारत देश में शिक्षा का जो स्तर है वो एक बेहतर पैमाने पर पहुंच जाना चाहिए। तो क्या लगता है आज की जो स्थिति है, जिस तरह से शिक्षा मिल रही है युवाओं को, आज के बच्चों को, क्या 2030 तक भारत देश उस लेवल पर पहुंच पाएगा कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके? देखिए, मेरा मानना यह है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है आजादी के बाद से भारत में प्रत्येक राज्य में, चाहे कोई सा भी राज्य रहा हो, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। कारण क्या रहे हैं इसके लिए बहुत लंबी बहस हो सकती है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा को प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। मैंने शुरू में अपनी बात के कहा था कि लक्ष्य तो हम तय कर लेते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को दोबारा से उनका हम समीक्षा नहीं करते कि हम कितना पूरे कर पाए, कितने नहीं पूरे। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब न्यूक्लियर डील हुई थी तब कहा गया था कि 1924 तक भारत के अंदर बहुत सस्ती बिजली हम जो है नाभिकीय ऊर्जा से पैदा करेंगे, यूरेनियम खरीदने के लिए हम समझौता करना है, बहुत अच्छी, और 2024 तक हम यूरेनियम इस्तेमाल करेंगे और 2024 के बाद हम थोरियम पर चले जाएंगे। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी 2008 की मैं बात कर रहा हूं, और 2024 तक सबको बिजली मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिल जाएगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है, वो नहीं हो पा रही। अब हम सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा में हमने 22 में एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 50% जो है 2022 तक या 23 तक हम बिजली जो है सौर ऊर्जा से जो कंजप्शन है, घरेलू कंजप्शन, वो लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हमने बढ़ा करके उसे 2030 कर दिया है। अब 2070 तक हम जो है अपने लक्ष्यों को ले जा रहे हैं। तो डेडलाइन बढ़ाते चले जाते हैं, उस समय सीमा को हम लगातार आगे करते चले जाते हैं जो लक्ष्य तय करते हैं। लेकिन यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो लक्ष्य भी हम तय करें उसे गंभीरता के साथ करना चाहिए। जब तक शिक्षा सबके लिए उपलब्ध नहीं होगी, सबके लिए सस्ते दामों पर शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं। और बदकिस्मती यह है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर तो यकीनन बेहतर हुआ है, लेकिन वो लगातार महंगा होता चला गया है और आम आदमी की पकड़ से शिक्षा दूर होती चली गई है। सरकारी संस्थानों में बुरी हालत हो गई है, वहां इतना लोड हम ले नहीं सकते, तो हम उसको बढ़ाने की बजाय नए नए प्राइवेट संस्थाएं जो है निजीकरण उसका शिक्षा का करते जा रहे हैं। निजीकरण तो एक हद तक समझ में आता है, लेकिन व्यवसायीकरण उसका हो रहा है। शिक्षा को जो है पूरे तरीके से हमारे देश के अंदर आज अच्छी शिक्षा को उद्योग के तरीके से ट्रीट करते हैं लोग, उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट पैदा करते हैं, जबकि शिक्षा जो सामाजिक सरोकार होना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जरूर हमें प्रयास करना चाहिए और हमारी सब सरकारों को ईमानदाराना उसके लिए प्रयास बहुत जरूरी है उसके।
बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय सीमा है, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? और साथ ही अगर समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से बदलाव ला सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के अंदर, मैंने जैसे कहा कि संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है और सबकी भागीदारी देश के विकास में समाज के सभी वर्गों की नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और शिक्षा के जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो बगैर सब लोगों की बराबर भागीदारी के देश को आगे बढ़ाने में और देश को मजबूत करने में सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए और सबका प्राकृतिक संसाधनों पर और देश के दूसरे संसाधनों पर सबका बराबर का हिस्सा, जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो वो काम करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसको जातीय जनगणना की तरफ अपनी बात को लेकर के जाना चाहूंगा। जब जातीय जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा कि समाज में कौन वर्ग कितना है, कितना लाभ ले रहा है, कितना योगदान दे रहा है। वो प्रयास करना चाहिए कि लाभ भी बराबर बटे और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो देश के विकास के लिए वो भी बराबर हो। इसके लिए तो जातिगत जनगणना आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही नहीं है भारत देश के लिए? ऑलरेडी देख रहे होंगे आप कि जाति को लेकर कितना विवाद है भारत देश में। अगर ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग ज्यादा है, इस पर्टिकुलर जाति के लोग कम है, तो कहीं ना कहीं वो आपसी जो सामंजस्य भी बना हुआ है वो भी नहीं बना रहेगा। जितनी वेलफेयर स्कीम है सब जाति आधारित है हमारे देश के अंदर है। और जो सरकार ने कुछ नया काम किया, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया, वो भी एक तरीके से जातिगत आरक्षण ही है। अगर वो सामान्य वर्गों को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है, तो अगर सामान्य कह रहे हैं तो उसके अंदर सभी जातियों के लोग आर्थिक आधार पर आने चाहिए थे उस 10% रिजर्वेशन में, लेकिन वो एक तरीके से सवर्ण आरक्षण बन करके रह गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे अच्छा यूनिट जो है डेवलपमेंट की क्या स्थिति है और उनकी क्या समाज में स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, वो हमने जो है जाति को ही मान रखा है। आज से नहीं, बहुत पहले से मान रखा है और वर्तमान सरकार ने भी उससे कोई ऐतराज नहीं किया है, वो भी उसी रास्ते पर चल रही। तो गिनने में कौन सी परेशानी है? मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जातिगत तौर पे जो जनगणना होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज को इससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। इस वजह से इस पर लोगों का फायदा ज्यादा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को तो कुछ को नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन लोगों को सबको फायदा हो जाएगा। लोगों को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। बेचारे बस जाते हैं, वोट देते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके वोट गए कहाँ और उनका क्या हुआ। जो विकास की रफ्तार में पिछड़ गए हैं उनको टारगेट करने में, उनको आगे लाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी उससे। बिल्कुल। चलिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने सबसे पहले ये कहा कि संपत्ति और धन जिनके हाथ पे केंद्रित है सबसे पहले संभालने की उनको जरूरत है। तो ये बड़ी बात है अगर इसको गंभीरता से लिया जाए तो। और बहुत सी ऐसी बातें आपने बताई, अगर उनको हम सामने रखते हैं, उन पर काम करते हैं, तो हो सकता है हम लक्ष्य के कुछ करीब पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अच्छी बातें करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू।